नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत ने कोविड टीकाकरण में 4 करोड़ का आंकड़ा पार किया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बढ़ते कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी उपाय कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए। पंजाब सरकार ने शैक्षिक संस्थान 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश दिए। मध्य प्रदेश सरकार इंदौर, भोपाल और जबलपुर में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन लगाएगी। इन शहरों में स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता के मुद्दों पर चर्चा की। 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के खड़गपुर और असम के झाबुआ में चुनावी रैली करेंगे। सीबीआई ने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार के विभागों तथा संगठनों के परिसरों में तलाशी ली। जम्मू कश्मीर में इस वर्ष पर्यटकों की संख्या पिछले 16 वर्ष के मुकाबले सबसे अधिक रही। विश्व चैंपियन पीवी सिंधु ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आज उनका सामना थाईलैंड के पॉनपावी चोचुवोंग से। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और निर्णायक 2020 मैच आज शाम 7 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा। समाचार प्रभात में मुकेश कुमार के साथ मैं लवली निगम। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 का मुकाबला करने में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 4 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 4 करोड़ 11,55,978 टीके अब तक लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के 63वें दिन कल 18,16,161 टीके लगाए गए। कल कुल मिला के 4 करोड़ से भी ज्यादा व्यक्तियों को भारत में कोविड-19 का वैक्सीनेशन दिया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये 4 करोड़ की संख्या 16 जनवरी से वैक्सीन प्रोग्राम की सक्सेस को दिखा रहा है। और बहुत खुशी की बात इसमें ये भी है, 60 साल की उम्र के जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वो इस 4 करोड़ की संख्या में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है, क्योंकि ये हमारा स्पेशल फोकस ग्रुप है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैक्सीनेशन की रफ्तार और भी बहुत तेज होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इसकी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए। लोकसभा में कल एक पूरक प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हर टीका कड़े वैज्ञानिक परीक्षण और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों की जांच के बाद ही लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड टीके के मामूली दुष्प्रभाव सामने आए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपनी बारी आने पर कोविड टीका अवश्य लगवाने की अपील की। लगभग 3.5-4 करोड़ लोगों को डोजेज लग गई हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो चीज साइंटिफिक स्क्रूटनी और विश्लेषण से बाहर आती है और जब उसका इस्तेमाल होता है और सारी दुनिया कर रही है, हम देश के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीन के बारे में कोई अपने मन में किसी भी प्रकार का भ्रम न रखें। और आपको जो सुविधा उपलब्ध कराई है भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतृत्व देकर, उस सुविधा को अपने निकट के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर और एक फोन से अपनी बुकिंग करा आप उस वैक्सीन को लीजिए, अपने को सुरक्षित करिए, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, समाज में सबको सुरक्षित करने का काम करिए। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी उपायों को बढ़ावा देने और सुरक्षा प्रबंध कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि निगरानी, रोकथाम और सतर्कता दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। राजधानी दिल्ली में कल 716 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। दिल्ली में कुल संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 6,46,348 हो गई है। अभी तक 6,32,000 कोरोना रोगी उपचार के बाद ठीक हुए हैं। इस समय 3,165 कोरोना संक्रमित रोगियों का उपचार चल रहा है।
महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन 25,000 से अधिक कोविड संक्रमण के मामले सामने आए हैं। राज्य में कल 25,681 रोगियों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जिससे कुल रोगियों की संख्या बढ़कर 24,22,021 हो गई है। कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए पंजाब सरकार ने 31 मार्च तक शैक्षिक संस्थान बंद रखने की घोषणा की है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस महीने की 31 तारीख तक सभी कक्षाओं की परीक्षाएं स्थगित करने का भी फैसला किया है। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग 31 मार्च से पहले परीक्षाओं की नई तिथियां जारी करेगा और स्थिति को देखते हुए परीक्षा लेने के तरीके पर भी विचार करेगा। पंजाब में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आज से 31 मार्च तक मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज को छोड़कर अन्य सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा आज से सबसे ज्यादा प्रभावित 9 जिलों में रात का कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। रविवार को सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल और रेस्तरां आदि बंद रखने का आदेश भी दिया गया है। अन्य दिनों में सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे और मॉल में एक समय पर 100 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे। होला मोहल्ला को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से भी बड़ी राजनीतिक सभाएं न करने और हॉल में 100 व खुले में 200 से अधिक लोगों को इकट्ठा न करने की अपील की है। कांग्रेस इस दौरान कोई भी राजनीतिक सभा नहीं करेगी। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने को देखते हुए राज्य सरकार ने नए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 3 प्रमुख शहरों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश के इंदौर, भोपाल और जबलपुर शहरों में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इन तीनों शहरों में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इन तीनों शहरों में पॉजिटिविटी दर 5% से अधिक है। लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक सेवाएं, औद्योगिक इकाइयों के कर्मियों, बीमार व्यक्तियों के परिवहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आने जाने और प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छूट रहेगी। भोपाल, इंदौर और जबलपुर शहर में 31 मार्च तक समस्त स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। हालांकि समस्त प्रकार की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ही आयोजित होंगी। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कर्नाटक में कल कोविड के 1,587 मरीज सामने आए और 10 लोगों की कोरोना से मौत हुई। कोरोना का इलाज कर रहे 869 रोगियों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इस बीच कर्नाटक में कल 1,19,319 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। उधर तमिलनाडु में कोरोना मामलों में वृद्धि हो रही है। एक रिपोर्ट। राज्य में चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। उधर कोविड मामलों में भी वृद्धि हो रही है। कल राज्य में 1,087 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। 81 दिन बाद 1,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना संक्रमण मिला है। 6,000 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है, जबकि कुल मामलों की संख्या 8 लाख से ज्यादा हो गई है। चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चिंगलीपेट से कल सर्वाधिक मामले सामने आए। चेन्नई में कल 421 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। मास्क न पहनने वाले लोगों पर तुरंत जुर्माना लगाया जा रहा है। जिला अधिकारी सार्वजनिक स्थानों पर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। चेन्नई से जॉय मूर्ति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। ओडिशा सरकार ने राज्य में डोल यात्रा और होली त्योहार को सार्वजनिक रूप से मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक आदेश में राज्य के विशेष राहत आयुक्त ने कल कहा कि कोविड रोकथाम के उपाय के रूप में इस महीने की 28 और 29 तारीख को पड़ रहे होली के त्योहार को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मनाया जाएगा। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में आरटी-पीसीआर जांच की अनिवार्यता और कुछ प्रतिबंधों के कारण पिछले कुछ दिन से विमान यात्रा करने वालों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने विमान सेवा को 80% के स्तर पर ही बनाए रखने का निश्चय किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सामरिक भागीदारी के प्रति भारत का दृष्टिकोण सामने रखा और इस बात पर बल दिया कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध लोकतंत्र, बहुलवाद और कानून में विश्वास के साझा मूल्यों पर आधारित हैं। श्री ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ रक्षा सहयोग मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हिंद प्रशांत सहित अन्य क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए सामरिक साझेदारी को और अधिक मजबूत किए जाने के पक्ष में है।
अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कल रात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। श्री ऑस्टिन ने एक ट्वीट में कहा कि अमेरिका और भारत के बीच सहयोग की व्यापकता से रक्षा भागीदारी का महत्व स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में चुनौतियों से मिलकर निपटने का प्रयास कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से बजट में प्रावधान के लिए प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना की जा रही है। नई दिल्ली में आपदा प्रबंधन अवसंरचना गठबंधन को ऑनलाइन सत्र में उन्होंने एक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार के 3 ठोस उपायों संस्थानिक ढांचे का निर्माण, परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण तथा केंद्र और राज्य के बजटों में पूंजीगत व्यय हिस्सेदारी बढ़ाने की चर्चा की। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। भारत ने कोविड टीकाकरण में 4 करोड़ का आंकड़ा पार किया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बढ़ते कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी उपाय कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए। पंजाब सरकार ने शैक्षिक संस्थान 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश दिए। मध्य प्रदेश सरकार इंदौर, भोपाल और जबलपुर में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन लगाएगी। इन शहरों में स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता के मुद्दों पर चर्चा की। 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में खड़गपुर और असम के चबुआ में चुनावी रैली करेंगे। सीबीआई ने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार के विभागों तथा संगठनों के परिसरों में तलाशी ली। जम्मू कश्मीर में इस वर्ष पर्यटकों की संख्या पिछले 16 वर्ष के मुकाबले सबसे अधिक रही। विश्व चैंपियन पीवी सिंधु ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आज उनका सामना थाईलैंड की पोर्नपावी सोसुवान से होगा। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और निर्णायक T20 मैच आज शाम 7 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान जोरों पर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता आज पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूर्वी मेदिनीपुर के हल्दिया, खेजूरी और पोचकुड़ा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी पूर्वी मेदिनीपुर के एगरा में, जबकि तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी पश्चिमी मेदिनीपुर के दासपुर, सबांग और देबरा में जनसभाएं करेंगे। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 27 मार्च को और दूसरे चरण में 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच आज होगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल पश्चिम बंगाल और असम में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वे आज पश्चिम बंगाल के खड़गपुर और असम के चबुआ में चुनावी रैली करेंगे। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि अपने भाषणों में वे भारतीय जनता पार्टी के विकास एजेंडे का उल्लेख करेंगे। असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए कुछ दिन बचे हैं। प्रमुख राजनीतिक दलों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता प्रचार अभियान में लगे हैं। राज्य में 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 11 जिलों की 47 सीटों के लिए 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे। राज्य में पता चरकुची निर्वाचन क्षेत्र मतदाताओं और राजनीतिक विश्लेषकों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस सीट के लिए मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रणजीत कुमार दास और असम जाति परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष पविंद्र डेका के बीच रहने की संभावना है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास के आने से पतासर कृषि को और अधिक आकर्षक बना दिया है, जो अन्यथा गुणवत्ता शिक्षा और कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। भाजपा ने इस बार सर्वोग सीट के बजाय श्री दास को पतासर कृषि से चुनाव में उतारा है। उन्होंने बरपेटा जिले की सर्वोग विधानसभा सीट पर आखिरी 2 चुनाव जीते हैं। इस बार वो असम जनता परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष प्रविंदर डेका का सामना करेंगे, जिन्होंने 2016 में 50,000 से अधिक मतों के अंतर से ये सीट जीता था। हालांकि उस बार उन्होंने असम गण परिषद के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इन दोनों के अलावा कांग्रेस ने स्थानीय युवा नेता संतनु शर्मा को टिकट दिया है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटों के लिए भरे गए पर्चों की आज जांच की जाएगी। इस बीच चुनाव के लिए प्रचार जारी है। राज्य में विधानसभा की सभी सीटों के लिए एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा। इसी दिन कन्याकुमारी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 25 राज्यों में केंद्र सरकार के 30 विभागों और संगठनों के परिसरों में औचक तलाशी ली है। ये विभाग और संगठन भारत सरकार की परियोजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े हैं। एक रिपोर्ट। ये तलाशी ये पता लगाने के लिए की गई कि इन कार्यालयों द्वारा दी जा रही सेवाओं में अथवा परियोजना के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। सीबीआई ने इसके लिए भारतीय खाद्य निगम, रेलवे, बीएसएनएल, जीएसटी, डाक विभाग, सीएसडी गोदाम, नॉर्थ कोल फील्ड्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सीपीडब्ल्यूडी और सैन्य इंजीनियरिंग सेवा परिसर की तलाशी ली। ये तलाशी शिलंग, अगरतला, गुवाहाटी, इम्फाल, आगरा, इलाहाबाद, अहमदाबाद, गांधीनगर, गोवा, कोयम्बटूर, मनाली, मुंबई, हावड़ा, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, विशाखापट्टनम, पटना, रांची, धनबाद और कोचीन स्थित कार्यालयों में ली गई। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अपर्णा सिंह। सरकार ने भारत को दुनिया का सबसे पसंदीदा पर्यटन देश बनाने और वर्ष 2024 तक देश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या बढ़ाकर दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कल राज्यसभा में कहा कि पर्यटन क्षेत्र को कोरोना के प्रभाव से उबारने के लिए कई उपाय किए गए हैं। श्री पटेल ने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए स्वास्थ्य, साहसिक यात्रा और योग सहित सभी पहलुओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि इस वर्ष जम्मू कश्मीर में आए पर्यटकों की संख्या पिछले 16 वर्ष की तुलना में काफी अधिक रही। जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद और मैं कारगिल में एक कार्यक्रम में गया था, IISM गुलमर्ग के कार्यक्रम में। वहां पर हमने कारगिल में उसकी ब्रांच खोली। तो मैं श्रीनगर से जब वापस आया तो स्वाभाविक है कि मैं पर्यटन मंत्री हूं तो स्टेक होल्डर से पूछूंगा, वहां के अथॉरिटी के लोगों से पूछा। पिछले 16 वर्ष के अनुभव ऐसे है कि इससे ज्यादा टूरिस्ट कभी नहीं आया। जनवरी 2020 में श्रीनगर में जो पर्यटक गए थे वो 3,700 कुछ थे और इस बार जनवरी 2021 में आंकड़ा 19,042 थे। उत्तराखंड में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के बाद कर्नाटक की आध्यात्म और संस्कृति का प्रसार बढ़ गया है। इस अभियान के दौरान कर्नाटक के युवाओं समेत विभिन्न वर्गों के दलों ने राज्य का दौरा किया है। एक रिपोर्ट। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत कर्नाटक के युवाओं, विद्यार्थियों समेत विभिन्न वर्गों के लोगों ने उत्तराखंड का भ्रमण किया है और इन दलों ने राज्य की संस्कृति, बोली और सामाजिक परिदृश्य का अध्ययन किया है। आज राज्य के कुछ हिस्सों में युवा क्लब का गठन किया गया है, जो दोनों राज्यों की संस्कृति और सामाजिक परिदृश्य का इंटरनेट के माध्यम से आदान प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, दोनों राज्यों के बीच कृषि, खान पान और विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कामकाज को भी ये क्लब एक दूसरे के बीच साझा कर रहे हैं। खान पान की बात की जाए तो स्थानीय युवा कर्नाटक के व्यंजन को तरजीह दे रहे हैं, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से मुफीद है। राजधानी देहरादून में कई केंद्रीय संस्थान हैं, जहां कर्नाटक के लोग कार्यरत हैं और अपने राज्य में हो रहे विकास कार्यों को स्थानीय लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से राज्य के विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम में पूजन अर्चन के कार्य में कर्नाटक के विद्वानों की सहभागिता की परंपरा प्राचीन काल से ही है। केदारनाथ मंदिर में पूजन अर्चन का काम कर्नाटक के विद्वानों द्वारा ही किया जाता है और मुख्य भूमिका यहाँ के विद्वानों की ही होती है। उत्तराखंड और कर्नाटक के बीच भाषा, बोली, रीति रिवाज समेत विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे कामकाज को आपस में साझा करने को एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान ने मजबूती प्रदान की है। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। आज विश्व गौरैया दिवस है। वर्ष 2010 से इस दिवस का आयोजन गौरैया की संख्या में जबरदस्त कमी के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। पक्षी प्रेमी मोहम्मद दिलावर द्वारा स्थापित नेचर फॉरएवर सोसाइटी ने गौरैया संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। प्रसिद्ध टाइम्स पत्रिका ने वर्ष 2008 में मोहम्मद दिलावर को पर्यावरण का नायक माना था।
कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग, भवन निर्माण शैली में बदलाव तथा घरों में बगीचों के अभाव के कारण पिछले कुछ वर्ष में गौरैयों की संख्या में तेजी से कमी आई है। इसके लिए मोबाइल और टीवी टावरों से हो रहे विकिरण को भी उत्तरदायी माना जाता है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। ये विधेयक 1957 के अधिनियम को संशोधित करने तथा कैप्टिव यानी मोचित खान और व्यावसायिक खान के बीच अंतर दूर करने के लिए लाया गया है। खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कल कहा कि देश में खनन क्षेत्र में सुधार के लिए यह विधेयक लाया गया है। श्री जोशी ने कहा कि इससे खनिजों का उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, राजस्व बढ़ेगा और उत्खनन तथा खनन गतिविधियों में निजी भागीदारी सुनिश्चित होगी। The employment generation in the mining sector is, after agriculture, is one of the biggest employment generator. 1% growth in mining sector generates almost 1 lakh direct employment and 5 lakh indirect employment. Despite having all this, we are still underexplored. Our government, under the leadership of Shri Narendra Modi ji, brought an amendment in 2015 introducing the transparent and non-discretionary method of allocating the mineral resource through auction. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिन के ओडिशा दौरे पर आज शाम भुवनेश्वर पहुंचेंगे। राष्ट्रपति कोविंद कल राउरकेला में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 18वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। श्री कोविंद रविवार को ही राउरकेला इस्पात संयंत्र में अत्याधुनिक अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति सोमवार को कोणार्क में इंडियन ऑयल फाउंडेशन ट्रस्ट में भी जाएंगे। थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे के स्मारक को कल उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले के रूरा गांव में जनता को समर्पित किया। श्री नरवणे लखनऊ में मध्य कमान के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस स्मारक को सूर्या कमान की देखरेख में बनाया गया है। जनरल नरवणे ने लखनऊ में केंद्रीय कमान मुख्यालय का दौरा भी किया। थल सेना प्रमुख ने सभी मौजूदा और संभावित चुनौतियों के लिए क्षमता संवर्धन और अभियान की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया। और अब खेल खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां तथा अंतिम 2020 क्रिकेट मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। सीरीज में दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर हैं। आज के मैच की विजेता टीम श्रृंखला जीत जाएगी। 2020 सीरीज के बाद 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला पुणे में खेली जाएगी। पहला मुकाबला 23 मार्च को होगा। बैडमिंटन की बात करें तो PV सिंधु ने ऑल इंग्लैंड ओपन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को 16-21, 21-16, 21-19 से पराजित किया। खिताबी मुकाबले में जगह बनाने के लिए अब उनका सामना थाईलैंड की पॉनपावी चुचुआंग से होगा। इस बीच टेबल टेनिस में अचंता शरद कमल और मनिका बत्रा की जोड़ी ने एशियाई ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने दोहा में सिंगापुर के कोइन पेंग येव एन और लिन ये को 4-2 से हराया। अब वे क्वालिफाई करने से एक जीत दूर हैं। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयरों की पुनर्खरीद पूरी हो चुकी है। एक ट्वीट संदेश में श्री पांडे ने कहा कि सरकार को 1046 करोड़ रुपए के कुल शेयरों के लिए 747 करोड़ रुपए मिले हैं। विभाग के सचिव ने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम CPSE 51.45% की हिस्सेदारी के साथ सरकारी कंपनी बनी हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और मुकेश, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी हां लवलीन, कोरोना की दूसरी लहर से संबंधित खबरें सभी अखबारों में हैं। जनसत्ता की पहली खबर है, बढ़ते मामलों के बीच फिर लौटा पाबंदियों का दौर। पत्र ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के हवाले से लिखा है, टीके पूरी तरह सुरक्षित, भ्रमित होने की जरूरत नहीं। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, प्रतिबंधों का दौर तेज। लोक सत्य कहता है, कोरोना नियमों का पालन न करने पर एयरलाइन सख्त। भ्रष्टाचार के खिलाफ CBI छापे को दैनिक जागरण ने शिकंजा बताते हुए लिखा है, केंद्र सरकार के 30 विभागों के दफ्तरों की ली गई तलाशी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जांच एजेंसी ने की पड़ताल। केंद्र सरकार का दिल्ली हाईकोर्ट में यह कहना कि व्हाट्सएप की गोपनीयता पर लगे रोक अमर उजाला सहित लगभग सभी अखबारों में है। अमरीकी रक्षा मंत्री की भारत यात्रा के दौरान अहम रक्षा सौदों पर मोहर लगाएंगे दोनों देश, जनसत्ता की खबर है। पत्र आगे लिखता है, रणनीतिक
और सुरक्षा संबंधों को भी विस्तार देंगे। राजस्थान पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को दिया है दुनिया की बेहतरी के लिए साझेदारी को तैयार। हरिभूमि की खबर है बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की। पहले चरण में 5 राज्यों के गांवों में शुरू की जाएगी ये योजना। रेल मंत्री पीयूष गोयल का राज्यसभा में यह बयान कि निजीकरण नहीं रेलवे का मौद्रीकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय सहारा की खबर है। पत्र ने रेलवे के हवाले से लिखा है इससे आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए अधिक संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित खबरें लगभग सभी अखबारों में हैं। हिंदुस्तान की सुर्खी है हर तरफ उठापटक, लड़ाई और रोचक हुई। दैनिक भास्कर की खबर है हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 16 लोगों को सम्मानित किया गया। पत्र ने आगे लिखा है हस्तशिल्प कला को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदर्शनी लगाने सहित कई कदम उठाए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कोविड टीकाकरण में 4 करोड़ का आंकड़ा पार किया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बढ़ते कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी उपाय कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए। पंजाब सरकार ने शैक्षिक संस्थान 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश दिए। मध्य प्रदेश सरकार इंदौर, भोपाल और जबलपुर में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन लगाएगी। इन शहरों में स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता के मुद्दों पर चर्चा की। 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के खड़गपुर और असम के चबुआ में चुनावी रैली करेंगे। सीबीआई ने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार के विभागों तथा संगठनों के परिसरों में तलाशी ली। जम्मू कश्मीर में इस वर्ष पर्यटकों की संख्या पिछले 16 वर्ष के मुकाबले सबसे अधिक रही। विश्व चैंपियन पीवी सिंधु ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आज उनका सामना थाईलैंड की पोनपावी चोचोवोंग से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।